Good morning, student. Today I'm going to take a subject, a very new subject I can say, नया subject है आपके लिए. उसका नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सब्जेक्ट के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो लोग. इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसको एनालाइज करना, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ आई कैन से इट इज़ अ बास्केट. एक बास्केट होता है, बंच ऑफ बास्केट, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. हमें ये देखना है कि पैसे हमारे पास हैं, बहुत सारे पैसे हमारे पास, लेकिन उन पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है कि जो हमें रिटर्न हो वो रिटर्न हमारा पॉजिटिव हो, रिटर्न हमें अच्छे रिटर्न आए. पैसे सबके पास होते हैं, लेकिन अगर पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा. तो ये पूरे टॉपिक में हमें यही सिखाया गया है कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमें इस तरीके से करना है कि हमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो पॉजिटिव हो, मतलब हमें अच्छा रिटर्न आए. तो ये पूरे सब्जेक्ट में आपको यही सब पढ़ना है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है. कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको देखना है आपका इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव क्या क्या है, मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. मान लो कि आपने अपने 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 पैसे को 10 जगह पे लगा दिए, है ना. तो 10 जगह पे लगाया तो आपने ये सोच के लगाया हुआ है कि भाई अगर एक आध दो जगह लॉस हो गया चलेगा, पर 8 जगह पे मुझे प्रॉफिट आना ही चाहिए. अगर उन 8 जगह पे प्रॉफिट आएगा तो आपका अपने आप सब कुछ रिकवर हो जाएगा. तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो यही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हो. इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर हैविंग एक्सेस अमाउंट. हमारे पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं तो ही हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं एक बार, उसके पहले नहीं सोचते. ठीक है. तो ये आपका सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ठीक है. लेट्स सी अहेड, आगे देखते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर पैटर्न. वैसे तो आपके एस वाई बी कॉम में, सॉरी एस वाई बी एम एस में और एफ आई बी एम एस में जो पैटर्न था वही थोड़ा सेम ही पैटर्न है. 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 आवर्स का. 75 मार्क्स का पेपर आपको आता है. 25 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं. ठीक है. तो हर एक क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5. 1 में भी आपके पास इंटरनल चॉइसेस हैं. लाइक आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से कोई 2 अटैम्प्ट करना है. ठीक है. तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 है वो ABC जो है उसमें तीनों क्वेश्चन थियरी के आते हैं, और एनी 2 आपको अटैम्प्ट करना है. और जो थियरी हैं वो चैप्टर 1 से आते हैं. मैक्स आपके जो स्टार्टिंग के टॉपिक है ना, यूनिट 1 के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो सब थियरी सब्जेक्ट है. उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन नंबर 1 में दे देता है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टार्टिंग में 2 प्रैक्टिकल सम्स आएंगे. फिर जो तीसरा जो सी पार्ट रहेगा वो थियरी रहेगा. वो थियरी भी चैप्टर 1, 2, 3, 4 कहीं ना कहीं से उठा के दे देता है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही पैटर्न है. आपको ए थियरी आएगा, बी वाला सम आएगा और सी वाला थियरी आएगा. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ए जो पार्ट है वो थियरी आएगा, बी और सी जो आएगा सम आएगा. और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ओवरऑल आपने जितना भी आपने प्रैक्टिकल सम जो किए हुए हैं उसको वो लोग केस स्टडी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं कि, और बेसिकली सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहेगा. तो केस स्टडी में भी वो लोग ABC पार्ट डिवाइड कर देते हैं उनके ऊपर, या AB पार्ट डिवाइड कर देते हैं. तो उसमें से आपको आंसर देना होता है. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर पैटर्न. एक बार आप देख लीजिए अच्छे से. क्वेश्चन पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पेपर सेट होकर आता है आपके एग्जाम पे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में. आई थिंक आपने देख लिया होगा. सो लेट्स मूव अहेड, आगे मुड़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं. ये आपके कंटेंट्स हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. तो यूनिट 1 में जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये तीनों जो चैप्टर हैं वो थियरी है. इसमें से कोई सम्स नहीं आते. ये तीनों के तीनों आपको चैप्टर थियरी मिल जाएंगे. यूनिट 2 में अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट 2 में रिस्क रिटर्न एनालिसिस, यहाँ से आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप. यू आर हैविंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. रिस्क रिटर्न एनालिसिस में स्टार्टिंग के जो 1-2 हैं वो क्वेश्चन थियरी हैं शायद, लेकिन उसके बाद से आपको सब प्रैक्टिकल ही मिलेगा. ठीक है. यूनिट 2 थोड़ा बड़ा है, इट इज़ वेरी बिग टॉपिक, इसलिए एक ही चैप्टर में ख़त्म कर दिया उन्होंने. मतलब चैप्टर 4 जो है वो यूनिट 2 से बिलोंग करता है, और मैक्सिमम सम्स आते हैं इसमें से. यूनिट 3 में आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है. इसमें से भी थियरी भी आते हैं कभी कभी, पर प्रैक्टिकली आपको मैक्सिमम आने वाले हैं. यूनिट 4 में
आपको इन्वेस्टमेंट थियरीज आएंगे। इसमें थियरीज में मतलब आपको थियरी दिए हुए हैं, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, इसे बोलते हैं CAPM, इसमें से आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। लास्ट जो आपका चैप्टर है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें से भी आपको प्रैक्टिकल सम्स मतलब प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा आने वाला है। देख लीजिए एक बार आप यूनिट 1 से, जहाँ से आपको 3 चैप्टर थियरी आएंगे, और यूनिट 2 में एक चैप्टर है 4 रिस्क एंड रिटर्न। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से मैक्सिमम सम्स आते हैं। यूनिट 3 में 3 चैप्टर हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। यूनिट 4 में आपको 3 चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट थियरीज, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये आपको 3 टॉपिक यूनिट 4 में से आने वाले हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 से बिलोंग करता है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक इसलिए इसमें ऐसा बताया गया है कि पहले तो समझना है ना इन्वेस्टमेंट होता क्या है। मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में ही बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपना पैसा लगा रहे हो और आपको एक पॉजिटिव रिटर्न आता है। कभी भी ध्यान देना, ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव, वो बहुत मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न नहीं आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दोगे। या तो ये को हिम्मत की बात है, अगर पैसे लॉस में जा रहे हैं तो जो करेज वाला बंदा रहेगा, जिसको लगता है कि भाई वो रिकवर कर सकता है, बाद में करेगा, तो वो करता है। लेकिन डिपेंड करता है, एक बार में अगर लॉस हुआ, बहुत से लोग बैकअप पीछे हट जाते हैं, भाई नहीं करना इन्वेस्टमेंट मुझे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है, हमें इन्वेस्टमेंट में ये सोचना होता है कि हमें अपने पैसे लगाने पड़ते हैं कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, भाई यहाँ पे लगा दो पैसा, और ये उम्मीद होती है, उम्मीद में बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन होती है। ये फिक्स नहीं होता कि रिटर्न आने वाला है, वी आर हैविंग एक्सपेक्टेशन, और ये सोच के हम लोग लगाते हैं पैसा कि भाई रिटर्न आ जाएगा। मैंने क्या क्या बोला, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं लेकिन हमारा वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता है, फिक्स नहीं होता कि भाई रिटर्न 100% आ ही जाएगा। एक उम्मीद होती है कि भाई पैसा लगा दो, और अगर लक की बात भी कर लो, अगर लक अच्छा रहेगा तो रिटर्न आ ही जाएगा अपने आप। और ये जो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 टाइप के स्टडी होते जो करनी पड़ती है। वो स्टडी का नाम है फंडामेंटल और टेक्निकल। तो ये कौन करता है, ये कंपनी के जो अच्छे खासे लोग हैं, जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, जिनके पास जो उस टाइप की पढ़ाई करते हैं, इसकी भी स्टडी होती है, इसका भी कोर्स होता है, इसकी अलग से पढ़ाई की जाती है। तो जिस बंदे के पास फंडामेंटल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, वही बंदा आपको बता पाएगा कि यहाँ पे पैसा लगाओ सर, आपको इतना % चांस है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव आपको आएगा, आपका रिटर्न अच्छा आएगा। तो वो जो बंदे हैं जिनको नॉलेज होता है टेक्निकल या फंडामेंटल, ठीक है, उनकी मदद हमें लेनी पड़ती है। और वो कौन होते हैं, बेसिकली वो पोर्टफोलियो मैनेजर ही होते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वो बंदा संभालने वाले का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजर। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है, उसे टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज होता है, और वही हमारी मदद करता है कि भाई आप अपने पैसे को यहाँ पे लगाओ। तो आपको वो भी श्योर नहीं होता, वो भी गेम खेल रहा है, क्योंकि उसके पास फंडामेंटल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है। तो उन दोनों के दम पे वो हमें ये बोलेगा भाई तुम यहाँ पैसा लगा दो, तो हम लगा देंगे। फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए हम लोग सोच सकते हैं, और रिटर्न फिर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो आपको फिर नीचे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के 2 कंसेप्ट होते हैं। अब मतलब आप 2 जगह पे पैसे लगा सकते हैं। जो पहला जगह है वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, और जो दूसरा है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे को फिजिकल असेट्स में लगाते हो। जैसे कि आपने अपने पैसे से रियल एस्टेट में कुछ परचेज़ कर लिया, बिल्डिंग परचेज़ कर लिया, कोई मशीन परचेज़ कर लिया, है ना। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फिजिकल चीज़ को हम परचेज़ करते हैं। फिजिकल मतलब क्या, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीन्स हो गए, यहाँ पे हम अपना पैसा लगाते हैं। अब बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग खरीद लेने, उसको भाड़े पे चाड़ देने का सिंपल से लॉजिक है। आजकल ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट का फंड है ना, जिनके पास बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। सब फ्लैट्स में थोड़ी रहेंगे वो लोग, एक में रहेंगे और बाकी भाड़े पे दे देंगे, रेंट पे दे देंगे। तो रेंट आपके लिए रिटर्न है, हर महीने आपको रिटर्न आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। यू आर गेटिंग रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट,
कैसे आ रहा है? जब आपने बिल्डिंग्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। मशीन्स जो होता है उसमें कैसा होता है कि हम मशीन्स लेते हैं और हम भाड़े पे देते हैं। कभी कभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का। आपने देखा होगा जे कुमार इंफ्रा, जी के जिसको बोलते, जो जितने भी आपके मुंबई में प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बेसिकली जितने भी वो काम होते हैं जे कुमार ही करता है। आपके मेट्रो का भी काम देखो ना, जे कुमार लिखा होगा। तो जे कुमार जो असेट लेके आता है उसके खुद के नहीं होते, वो भाड़े पे लेके आता है। अब आप बोलोगे उसको देता कौन है भाड़े पे? बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो मशीन्स खरीद लेते हैं। तो जो बड़ी बड़ी लॉरीज़ आती हैं, बड़े बड़े जो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, जो बड़े बड़े चीज़ों को उठाते हैं, यहाँ क्रेन्स आते हैं, वो जे कुमार का खुद का नहीं रहता, वो रेंट पे लेके आता है। वो भी दिमाग वाला है। वो अगर इतना पैसा मशीन से में इन्वेस्ट करेगा तो जाएगा कहाँ पे? उसके खुद ही कुछ उसके खुद के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें वो रेंट पे लेके आता है और रेंट पे लाके अपना यूज़ करता है। जैसे ही काम खत्म हो गया उसको रिटर्न कर देता है, जिसका बंदे का वो है। तो इसलिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके अलावा फिजिकल इक्विपमेंट, असेट्स, इस सब में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक बोलते हैं। दूसरा जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, लेट्स सी, ये है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का क्या होता है कि इसमें जो बंदा होता है, जो जिसके पास पैसे होते हैं, वो अपना पैसा शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ सब लगाता है। इसमें कोई असेट वेसेट तो होता नहीं। तो जो पैसा मैं अपने इक्विटी शेयर्स में लगा रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स में लगा रहा हूँ, डिबेंचर्स में लगा रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे लगा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स पे लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे लगा रहा हूँ, इन सब पैसे को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ पे हमें पैसा लगाना है। एक होता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। देख लेते हैं एक बार वापस से। यहाँ पे है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोग फिज़िकल असेट्स पे पैसे लगाते हैं। फिज़िकल असेट्स में आपका बिल्डिंग्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मशीनरी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, बेसिकली यहाँ पे हम पैसे लगाते हैं। और दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम अपने पैसे को शेयर्स में लगाते हैं, डिबेंचर्स में लगाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो टाइप का इन्वेस्टमेंट। ये हमारा बेसिक नॉलेज देने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक, इस चैप्टर में से वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आता है कि किस मकसद से, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका मकसद क्या है, मतलब क्यों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा वाई आर यू डूइंग इन्वेस्टमेंट। पैसे तो आपके पास हैं, बहुत पैसे आपके पास है, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय रिटर्न्स, है कि नहीं। रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट की बात करा, सिंपल। तो मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। पैसे मेरे पास ऐसे बड़े बड़े ख़राब हो जाएंगे और क्या भरोसा मोदी का, कब नोटबंदी कर दे, चेंज हो, करेंसी चेंज हो जाएगा, क्या भरोसा। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर सर्चिंग द अपॉर्चुनिटी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं भाई जी, हमें बंदा, ये हमारे चैप्टर में मैंने नाम बताया पोर्टफोलियो मैनेजर, उससे बात करते हैं कि सर मेरे पास पैसे बहुत हैं, आप मुझे प्लीज़ बताइए, सजेशंस दीजिए कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। तो उसका जो सजेशन से मैं लेता हूँ और मैं अपने पैसे को सही जगह पे लगाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट है वो है मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो रिटर्न्स में भी दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं। रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट ही होता है और कुछ नहीं होता। एक होता है एनुअल इनकम होता है और एक होता है कैपिटल गेन्स होता है। तो एनुअल इनकम क्या होता है, ये ऐसा इनकम होता है जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलते रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट करता है एनुअल इनकम वाला, उसके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। ये बंदा क्या वो सोचता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाए, मतलब जो पैसे मैं लगा रहा हूँ कम समय में रिकवरी हो जाए। इसके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि डरते रहता है ना यार, बंदा डरते रहता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये लोग अपना पैसा ना ब्याज में लगा देते हैं। किसी को लोन दे देंगे, भाई जाके ले ले, लोन दे देंगे तो लोन से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के लोग बहुत डरते हैं। ये लोग शॉर्ट टर्म टाइप के होते हैं, इनको अपना पैसा लगाना है और थोड़े ही समय में रिकवर भी करना है इन लोग। फिर कैपिटल जो गेन होता है, ये जो बंदे होते हैं वो बहुत पेशेंस वाले होते हैं। ये अपना पैसा लगाने के बाद भूल जाते हैं कि उनको आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इनको पता है कि पैसा जो होता है धीरे धीरे पैसा बनाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने खुद का कॉलेज खोल दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने खुद का कॉलेज खोल दिया। कॉलेज में करोड़ों रुपए लगते हैं स्टार्टिंग में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत बहुत मुश्किल बात है। हो सकता है मुझे लोन लेना पड़े,
तो जब मैं कॉलेज में पैसा लगाऊंगा, मेरा कॉलेज बन गया, मेरे कॉलेज को बनने में 1 साल लग गया, फिर बच्चे भी आने में टाइम लगते, तुरंत बच्चे नहीं आते कहीं से भी, मुझे एडवर्टाइज़ करना पड़ता, दुनिया भर का काम पड़ता, तो ये सब प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बार पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, एक बार अगर आना स्टार्ट हो गया तो फिर कभी बंद नहीं होता वो। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आप अपने दिमाग से सोचिए। तो ये जो कैपिटल गेन्स होता है ये लॉन्ग टाइम में आता है, तुरंत नहीं आता, ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आ जाता है। और एक बार जब आना स्टार्ट होता है ना, फिर तो बंद ही नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैपिटल गेन वाले बंदे के अंदर बहुत पेशेंस होता है, उसको पता है कि आज मैं पैसे लगा रहा हूँ, धीरे धीरे आएगा बट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल गेन्स रिफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, तुरंत नहीं आएगा, कुछ समय के बाद आएगा। कैपिटल गेन्स आर द प्रॉफिट दैट एन इन्वेस्टर रिसीव व्हेन ही और शी सेल्स द कैपिटल असेट फॉर अ प्राइस दैट इज़ हायर दैन द परचेज प्राइस। वही बात हो गया, कैपिटल असेट में सोल्व करना, मशीन सोल्व करना। जैसे कि एग्जाम्पल ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ अ शेयर ऑफ XYZ कंपनी वॉज परचेज एट ₹100, हमने 100 में ख़रीदा और उसे बाद, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लेटर ऑन, बाद में बेचा, तुरंत नहीं बेचा, बाद में उसको 250 में बेचा। जब बाद में मैंने 250 का बेचा तो मेरा 150 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज़ कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस में जो प्रॉफिट आता है वो लंबे टाइम के बाद आता है, तुरंत नहीं आता, तो इसलिए उसको कैपिटल गेंस बोलते हैं। और एनुअल इनकम में क्या होता है, हमको रेगुलर बेसिस पे पैसे मिलते रहते हैं। इस तरह से हमारा जो पहला पॉइंट है मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स, तो हमारा रिटर्न्स बढ़ना चाहिए। तो 2 टाइप के रिटर्न कौन से हैं, एनुअल इनकम है और कैपिटल गेंस है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मिनिमाइजिंग रिस्क। हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, हमें वहाँ पे पैसा लगाना है, ठीक है। क्योंकि देखो पैसा लगाने पे जो मैंने क्या बोला कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो भी श्योर नहीं होता, और आपने भी पैसा अपना एक्सपेक्टेशन बेसिस पे लगाया हुआ है कि आपको रिटर्न आएगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर कितना पेशेंस है। तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करना, और ये रिस्क को मिनिमाइज़ कौन करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। आपका पैसा ऐसी जगह पे लगाएगा जहाँ पे खतरा बहुत कम हो। और देखो जहाँ अगर रिस्क नहीं है ना, अगर इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी नहीं आएगा। जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना वहाँ पे उतना अच्छा रिटर्न आता है, एक बार याद रखना हमेशा। रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एक्चुअल रिटर्न बिकमिंग लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। It can be termed as variability in return. Risk may relate to loss of capital, loss of interest, dividend, delay in repayment of capital, variability of return, etc. Investors in general desire to earn a large return as possible with the minimum risk. The objective is maximization of return but at minimum risk. देखो कोई भी बंदा रहता है वो ये कोशिश करता है ना कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, तो ये पॉइंट में यही बताया गया, ठीक है। इंश्योरिंग सेफ्टी, जो इन्वेस्टमेंट है उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है सेफ, जो इन्वेस्टर है उनको सेफ फील करना चाहिए। भाई मैंने अपना पैसा लगा दिया, रिलैक्स्ड, ऐसा नहीं कि नींद ही आनी बंद हो, मतलब पैसे लगा लिया डर रहा हूँ, मैं रात भर सो ही नहीं रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा, मैंने कहाँ लगा दिया पैसा, डर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पैसा जहाँ पे भी लगा हुआ है ये सेफ जगह पे लगा हुआ है, वो आपको फील होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी इन एन इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज द सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल विदाउट लॉस ऑफ मनी और टाइम्स। सेफ्टी इज़ अनदर फीचर विच एन इन्वेस्टर डिज़ायर फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एवरी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू गेट बैक हिज कैपिटल ऑन मैच्योरिटी विदाउट लॉस एट विदाउट डिले। इन्वेस्टमेंट डन विद द गवर्नमेंट अश्योर्स मोर सेफ्टी दैन विद द प्राइवेट सेक्टर। ये तो मैं मानता हूँ, अगर आपने गवर्नमेंट में पैसा लगाया है तो वो ज़्यादा सेफ रहता है, पैसे आपके डूबते नहीं। हाँ, लेकिन कहीं प्राइवेट जगह पे पैसा लगाया है तो वहाँ डर तो लगता ही है। प्राइवेट में भी आपको पैसा कहाँ लगाना है, बड़ी बड़ी कंपनी में लगाना है जो डूब नहीं सकती। जैसे तुम्हारा टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, फिर विप्रो हो गया, ठीक है, इन सब कंपनी में आप पैसा लगाओगे आपको डूबेगा नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी प्राइवेट है मानता हूँ, लेकिन बड़ी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे पैसे डूबते नहीं किसी के। गवर्नमेंट में तो आप एनी टाइम पैसा लगाओ, आपको डूबेंगे नहीं, आपको रिटर्न तो मिलेगा 100%। फोर्थ जो पॉइंट है वो ग्रेटर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कितने जल्दी वो कैश में कन्वर्ट होता है ना। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है ना कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है कितने जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है मतलब उसमें हायर लिक्विडिटी है। कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा जहाँ पे अपने पैसे लगाए तो वहाँ पे लेस लिक्विडिटी है, ठीक है। तो वही करते हैं, लिक्विडिटी मीन्स मार्केटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबिलिटी मतलब क्या,
कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में आसानी से बिक सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी in an investment refers to the ability of an investment to be converted in cash by sell or transfer। मान लो अगर आपने कहीं, एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है और आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए, है ना, तो अगर आप पैसे चाहिए तो आप उस इन्वेस्टमेंट के पेपर को किसी को भी दे दो, तुरंत ले लेगा बंदा, बोलेगा ठीक है डर नहीं, मैं थोड़ा कम ही पैसा देगा आपको, मान लो क्योंकि आपकी नीड है। मान लो आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के कुछ 10 दिन बाद ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो बंदा पैसा आपको 6 महीने के बाद देगा, 6 महीने के बाद देगा, जाहिर सी बात है। तो आप किसी के पास गए, अपने फ्रेंड के पास या किसी के बैंक के पास गए, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट का पेपर दिखाया भाई कि सर मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, बट ये मुझे 6 महीने के बाद मिलने वाला है। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको 90 लाख दे देता हूँ, 95 लाख दे देता हूँ, क्योंकि बैंक वाला भी चार्ज काट लेगा अपना। तो आपको ऑन द स्पॉट वो 90-95 लाख क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे ने जहाँ पे पैसा लगाया रिटर्न इसको मिलेगा 100%। तो उसको ही बोलते हैं लिक्विडिटी, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विडिटी। टैक्स बेनिफिट, ये तो हमेशा से टैक्स वाले बंदे तो सब पता है, टैक्स सर आपको पढ़ा ही रहोगे हारून सर। तो आपको ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी करते हो तो आपको टैक्स में काफ़ी कुछ सेक्शन 80C 80DD वहाँ पे आपको अच्छा खासा हो जाता है। जैसे LIC में अगर पैसा लगाओगे आप, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में पैसे लगाएंगे आप, तो आपको अच्छा खासा टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। 1.5 लाख तक मैक्सिमम आपको किसी भी चीज़ में छूट मिल जाता है, ठीक है। टैक्स 1.5 लाख तक अगर आपका टैक्स आता है तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने LIC ये सब लिया हुआ है तो, ठीक है। द इन्वेस्टर्स में ऑल्सो डिज़ायर टू गेट द बेनिफिट ऑफ अ टैक्स एग्जम्पशंस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। सच इन्वेस्टमेंट ऑफर टैक्स बेनिफिट वाइल अदर डू नॉट। कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनसे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जैसे मैं आपको बताया LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है ना, LIC के पैसे डूबते नहीं। तो अगर आपने LIC में पैसे लगाए में अगर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स आएगा ना, वो एग्जम्प्टेड है, मतलब माफ़ है, आपको नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि आप LIC भर रहे हो। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपको टैक्स में माफ़ी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट वापस मैं रिवाइज करता हूँ, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न हो गया। दूसरा पॉइंट था मिनिमाइजिंग रिस्क। तीसरा इंश्योरिंग सेफ्टी। चौथा ग्रेटर लिक्विडिटी एंड पांचवा टैक्स बेनिफिट, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये सेम चैप्टर से जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, अक्सर ये आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। फैक्टर, आपको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके क्या फैक्टर हैं आपके दिमाग में आते हैं, आपका मन करता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। पहला जो फैक्टर है रिटर्न्स, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा मुझे मैक्सिमम रिटर्न आने वाला है यहाँ से, तो ये भी एक फैक्टर है ना। लालच इंसान की ऐसा बोलता हूँ कभी ख़त्म नहीं होती। इफ़ आपको रिटर्न की लालच है, आपको पता है मेरे पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आजकल के टाइम पे जैसे कि नाला सुपारा, विरार, वसई, यहाँ का उतना डिमांड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डिमांड वहाँ बढ़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स खरीद के छोड़ देते हैं। आज उनको रिटर्न नहीं आएगा ना, कल को जब वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ हो जाएगी। आज तो सस्ते में फ्लैट, वहाँ पे आपको 15-20 लाख में फ्लैट मिल जाता है 1 BHK, है ना। नाला सुपारा, विरार, वसई, नायगांव, यहाँ पे आपको 20 लाख तक अच्छे से अच्छा फ्लैट मिल जाता है। तो लेकिन कल को अगर आप सोचो, अगर लॉन्ग टर्म की बात करो तो आपको रिटर्न वहाँ से आएगा, अच्छा खासा रिटर्न आएगा। तो बंदा सोचता है कि भाई रिटर्न अच्छे आने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट्स आर मेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ deriving returns out of it. Thus, a good rate of return from an investment is the first and foremost condition for effective investment. The returns may be received in the form of annual income. आपको जो रिटर्न्स हैं आपको उसमें एनुअल इनकम मिलता है, या तो डिविडेंड कहाँ पे मिलता है, जब हम शेयर्स में पैसे लगाते हैं तो डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ पे मिलता है, जब डिबेंचर में पैसे लगाते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एज वेल एज कैपिटल गेन और लॉस, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेजिंग प्राइस। सही बात है। जैसे कि अगर आपने कुछ मशीनरी में पैसे लगा दिया, या फिर क्या ऐसे एग्जांपल दिया था, आपने शेयर खरीदा 100 रुपये का, बेचा उसको 250 रुपये का, है ना, तो आपको 150 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस और गेन जो भी होता है। तो मेन क्या है, रिटर्न इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग मी टू इन्वेस्टमेंट। रिटर्न जो होता है वो पहला फैक्टर होता है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा जो मेन पॉइंट, रिस्क। देखो अगर रिटर्न है तो रिस्क भी होना ही होना है ना। कहीं पे ऐसा नहीं सोचूंगा, मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन के बेस पे होता है। एक्सपेक्टेड, आई एम एक्सपेक्टिंग रिटर्न और रिस्क। तो एक्सपेक्टेशन है, फिक्स नहीं है कि आपको रिटर्न ही आने वाला है, फिक्स
नहीं आपको रिस्क होने वाला है, तो आपको सोचना है कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्क में जो पॉइंट है, रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज़ रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला ना संभावना, मैंने बोला आपको रिस्क भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न्स बिकमिंग लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। जो मैंने सोचा था उतना रिटर्न नहीं आया, उससे कम आया बट आया। इट कैन बी टर्म्ड एज द वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क में रिलेट टू लॉस ऑफ कैपिटल, लॉस ऑफ इंटरेस्ट में। हाँ, रिस्क का मतलब ये होता है ना कि आपको जितना उम्मीद किया था मिला ही नहीं, आपको लॉस हो गया, आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिला ही नहीं, लॉस हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिस्क। तो अगर रिटर्न है तो रिस्क भी है। तो रिस्क भी एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी। सेफ्टी तो अभी भी हमने पढ़ा है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेफ़ फील करूँगा कि यहाँ पे पैसे लगाने से मेरे पैसे लॉस में नहीं जाएंगे, तो मैं वहाँ पे पैसे लगा लूँगा। ठीक है, लिक्विडिटी अभी भी मैं जस्ट पढ़ा। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो आई विल थिंक मुझे पैसे लगा लूँगा, मैं नहीं डरूँगा, तब मुझे कोई डर नहीं है इस जगह इन्वेस्टमेंट करने से। आई विल इन्वेस्ट माई पैसा। टैक्स बेनिफिट मैंने अभी भी पढ़ा जस्ट, है ना, टैक्स बेनिफिट। मैं अगर आप LIC में पैसे लगाते हो, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसे यहाँ सब लगाते हो, गवर्नमेंट के किसी स्कीम में पैसे लगाते हो, तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है हमेशा। ड्यूरेशन, देखो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, है ना। अगर शॉर्ट टर्म में पैसे लगाए तो शॉर्ट टर्म में पैसे आते हैं, लॉन्ग टर्म में लगाए तो टाइम वेट करना पड़ता है, वेट एंड वॉच, देन हमें उसका जो है रिटर्न मिल जाता है। फिर क्या है, पास्ट मार्केट ट्रेंड। हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे मैं पैसे लगा रहा हूँ, पास्ट में जिन लोगों ने पैसे लगाए थे क्या उनको फ़ायदा हुआ था क्या, मुझे ये भी देखना है। पास्ट में वो कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया था जिस कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूँ। अगर पास्ट में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं आती। आई विल इन्वेस्ट माई पैसा इन दैट कंपनी। तो पास्ट में भी परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने कैसा, देखो हमारा जो मार्केट है बेसिकली BSE NSE है ना, BSE NSE सेंसेक्स, ये सब हम सब देखते हैं। तो हम ये भी देखते हैं ना, अभी देखो इस समय पैंडेमिक के टाइम पे मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है ना, मार्केट सब कंपनियां सब बंद हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट भी अच्छा। इस समय इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करेगा, अगर करेगा भी देखो बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, उनको पता है कि सारे शेयर्स के प्राइस गिर चुके हैं ना, तो कम दाम में उठा लेंगे वो लोग। कल को जब तब ऐसे इन्वेस्टर को वेट करना पड़ेगा। कल को जब प्राइस बढ़ेगा तो ऐसे लोग को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज कम दाम में उन्होंने मार्केट से शेयर्स उठा लिए। फिर क्या, इन्वेस्टेबल सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, what I am getting extra from my investment, that is called as investable surplus. इन्वेस्टमेंट नीड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीड, क्या मुझे ज़रूरत है क्या इन्वेस्टमेंट करना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आई विल नॉट इन्वेस्ट। देखो इंसान की ज़रूरतें इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं जितना है उसमें खुश रहो, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने का। तो जब आपको नीड लगता है कि इफ़ यू आर हैविंग नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू आर हैविंग एक्स्ट्रा अमाउंट विथ यू, तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़रूरत ही नहीं है तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में पहला पॉइंट है रिटर्न्स, मैंने आपको पहले बताया था रिटर्न। दूसरा रिस्क, अगर रिटर्न है तो रिस्क भी साथ में होता ही होता है। तीसरा जो पॉइंट है सेफ्टी, जब आप सेफ फील करोगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे। लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया था कि आपका पैसा कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर टैक्स बेनिफिट, मैंने आपको बताया LIC में या फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स में FD में पैसा लगाते हैं तो फिर टैक्स का फ़ायदा मिल जाता है। ड्यूरेशन, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। पास्ट मार्केट ट्रेंड, पास्ट में भी हमें मार्केट को थोड़ा देखना पड़ता है कि पास्ट में मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद पैसे लगाना पड़ता है। इन्वेस्टेबल सरप्लस, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टेबल सरप्लस। इन्वेस्टमेंट नीड, मैंने आपको बताया अभी भी कि जब इंसान को लगता है कि ज़रूरत है तो इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये भी एक फैक्टर ही इन्फ्लुएंस है ना भाई। ज़रूरत है तो इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक में 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता। तो लेट्स हैव द सेकेंड टॉपिक, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं अपने पैसे को लगाने के। तो ये सब जितने भी दिए हैं 2.1 नहीं 2.2 से 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये सब आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं कि यहाँ आप पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव का मतलब यही होता है कि पैसे आपके पास तो हैं बट यू मस्ट हैव चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस भी होने चाहिए ना पैसे लगाने के। तो येस, यू आर हैविंग चॉइसेस, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है,
तो 2.2 से स्टार्ट होगा अपना पहला जो 2.2 में है, उसका नाम है नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट। नाम से पता चला ना, नॉन मार्केटेबल मतलब ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, मतलब आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। तो नॉन मार्केटेबल मतलब क्या, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है व्हाट आर द नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट्स, डिपेंड्स उनके ऊपर करता है। इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं जो हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट्स। नॉन मार्केटेबल, ठीक है। तो एक सेकेंड, यस, नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। तो नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस सबको पता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में भी हम अपने पैसे लगा सकते हैं, और बहुत सारे स्कीम्स हैं उनके पास हमारे लिए। और ऐसी जगह पे पैसा लगे हुए, देखो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है, तो पोस्ट ऑफिस में पैसे लगाने से आपके पैसे डूबते नहीं कभी, आपके पैसे सेफ़ हैं। आपके पैसे क्या हैं, सेफ़ हैं। पहला जो पॉइंट है पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में जो पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सेविंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। आज से नहीं, बहुत सालों से हैं। विथ अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस अक्रॉस, 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे कंट्री में है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाके आप कर सकते हैं। देर आर रिस्क फ्री रिटर्न इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री मतलब आपको रिस्क है ही नहीं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पैसे लगा दिए तो आपको एक भी पैसे आपका लॉस नहीं होने वाला, आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट है ना उसके अंदर, ठीक है। तो पहला स्कीम है वेरियस पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, उसमें है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। आप अपना सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हो, ठीक है। पहला क्या है उसका पीरियड में मतलब टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, नो फिक्स पीरियड, आप कभी भी अकाउंट खोल सकते हो, कभी भी क्लोज कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कितने टाइम में बंद करना है। इंटरेस्ट रेट आपको 4% मिलेगा। इन जनरल बैंक में 3.5% मिलता है ना, लेकिन बैंक का क्या भरोसा। अभी भी हालिया एग्जांपल देखो ना, पंजाब महाराष्ट्र बैंक का, बैंक डूब गया है ना। अगर आपने वही पैसा अपना पोस्ट ऑफिस में लगाया होता तो क्या डूबता क्या, नहीं डूबता। पंजाब महाराष्ट्र बैंक में कितने लोगों के लाखों रुपए चले गए, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हो उसके लिए, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो। द मैक्सिमम बैलेंस दैट यू कैन होल्ड इन अ सिंगल अकाउंट इज़ 1 लाख एंड इन जॉइंट अकाउंटिंग 2 lakhs। लेकिन इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 लाख रुपये जमा कर सकते हो, वो भी सिंगल। और अगर आपका जॉइंट खाता है तो 2 लाख से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कि बैंक में भी रिकरिंग अकाउंट होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में भी, जिसमें डेली आके बंदा जमा करता है, जो बेचारा दिन दिहाड़ मजदूर होता है, जो बिल्डिंग्स में काम करते हैं, कड़िया का स्किल्स, जो लेबर वर्क जो होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपना डे टू डे जो इनकम कमाते हैं वो जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं। लेकिन इसका पीरियड क्या है, 5 साल। ये मैक्सिमम 5 साल तक आप मेंटेन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट रेट इज़ 8.4%, बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम डिपॉजिट कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट नॉट ओनली, इन लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, हाँ। लेकिन ये जो पहला स्कीम था ना पोस्ट ऑफिस, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। इसमें जो इंटरेस्ट कमाते हो ना पहले वाले में 4%, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये जो 8.4% पे जो आप इंटरेस्ट कमाओगे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप 8.4% इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर तीसरा जो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। इसमें टाइम के हिसाब से होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम डिपॉजिट कैन बी ओपनड फॉर अ स्पैन ऑफ 1 year, 2 year, 3 year एंड 5 years एंड सो ऑन। मतलब आप चाहो तो 1 साल तक पैसे आप जमा कर सकते हो, 2 साल तक कर सकते हो, 3 साल तक, 5 साल तक कर सकते हो, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट भी आप देखो इसमें कितना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यू आर गेटिंग 8.4%, है ना। 5वें साल में आपको 8.5%, सिर्फ 0.10 का डिफरेंस है, बाकी तो 8.40 बहुत अच्छा रिटर्न होता है। इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। इसमें कोई भी लिमिट नहीं, आप कितना भी जमा कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट है, या टैक्स बेनिफिट इज़ देयर। द इन्वेस्टमेंट क्वालिटीज़ फॉर द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द IT एक्ट। आपको हारून सर पूरा क्लियर में हर चीज़ बता देंगे टैक्स में होता क्या है। हारून सर आपको टैक्स पढ़ाने वाले हैं, तो ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। 80C 80DD जो भी कुछ रहेगा आपको बता देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट में उसके इंटरेस्ट पे जो आप ब्याज कमाते हो वो टैक्स फ्री है कि नहीं है, आपको सब बता देंगे, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस के बाद नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम इन स्कीम्स। इसमें क्या होता है, मंथ वाइज शायद जमा करना पड़ता है। इसमें भी 5 साल से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का सिर्फ ओनली 5 years। आपको इंटरेस्ट रेट 8.5% मिलता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अब डिपॉजिट क्या है,
द मैक्सिमम बैलेंस दैट यू कैन होल्ड इन अ सिंगल अकाउंट 4.5 lakhs, 4.5 लाख तक आप जमा कर सकते हो सिंगल अकाउंट में। और अगर जॉइंट खाता है आपका, मंथली जो स्कीम है 9 लाख तक जमा, टैक्स बेनिफिट, इन लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ये जो पैसा कमाते हैं इंटरेस्ट के रूप में 8.5%, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। फिर ये तो बहुत फेमस है, किसान विकास पत्र, ये गाँव के किसानों को मिलता है। इसका जो पीरियड है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 8 years 7 months, मतलब 8 साल 7 महीने तक इसका अकाउंट मेंटेन हो सकता है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा मिलता है 8.25%। ये सिर्फ ओनली फॉर फार्मर्स के लिए, हाँ, नॉर्मल लोग के लिए नहीं होता। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट नो लिमिट, आप किसान चाहे फार्मर्स कितना भी पैसे जमा कर सकता है। टैक्स बेनिफिट, इनको भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि दे आर गेटिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। फिर NSC, नेशनल सेविंग स्कीम्स, ये तो मैंने भी ख़रीदा हुआ है, मुझे याद है। ये खरीद सकते हैं, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने भी NSC लिया था बहुत समय पहले की बात है इसमें। लेकिन एक बात है, आपका पैसा लॉक हो जाता है। अगर आपने इससे पैसे लगाए ना, तो 5 साल या 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा, आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बीच में तोड़ोगे तो आपको काफ़ी लॉस हो जाता है। अगर आपने अपना पैसा विड्रॉ किया तो आपको लॉस हो जाता है। तो NSC मैंने भी ख़रीदा हुआ है। मैंने जो ख़रीदा वो 5 साल के लिए था, मुझे याद है। और इसमें आप कितने भी पैसे लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट देखो, आपको लिखा, जो 5 साल का NSC होता है उस पर 8.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जो 10 साल का होता है उस पर 8.9% का मिलता है, ठीक है। ये पीरियड फिक्स है। इसके बीच में मान लो आपने 5 साल का पैसा लगा दिया, 8.6 मिलना था आपको, और आपने 3 साल में ही पैसे तोड़ दिए, तो आपको लॉस हो जाएगा। ये लॉस, इसलिए पैसे लगा के भूल जाने का एक बार, और कितना भी जमा कर सकते हो यार। फिर भी आप लोगों को अगर 5 साल भी लगाते हो, 8.6% बहुत अच्छा खासा रिटर्न है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये था आपका पोस्ट ऑफिस वाला। पोस्ट ऑफिस के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये आपको इसमें इन्वेस्टमेंट में ये फ़ायदा है कि आपका टैक्स जो है बचता है, टैक्स सेविंग होता है आपका। पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज अ सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट in India. The aim of this scheme is to mobilize small savings by offering an investment with reasonable returns combined with income tax benefit. This PPF scheme serves to be one of the most beneficial investment option for both salaried people as well as those who are having self-employed. ये जो स्कीम होता है दोनों के लिए अच्छा है। PPF जो स्कीम होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें सेफ्टी भी है, ऐसा नहीं, टैक्स बेनिफिट भी है। और ये दोनों, चाहे जो बंदा सैलरी कमाता है, जो बंदा चाहे खुद का बिजनेस है, उन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। PPF का हाईलाइट देखते हैं। पीरियड जो है वो 15 साल तक, 15 ईयर्स तक आपने पैसे लॉक इन कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है, 8.70%। मिनिमम जो है, मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग 500 रुपये जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख इन वन फंड, मतलब 1 साल था, 1 साल की बात कर रहा है वो। सेकेंड ईयर में आप ज़्यादा जमा कर सकते हो, लेकिन विद इन अ ईयर आप 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। और मिनिमम कम से कम तो 500 तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ, कम से कम 500, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हो। इसमें जो आप इंटरेस्ट कमाते हो ना, वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स ही नहीं है। तो अच्छी बात है ना। अगर आपने 1.5 लाख जमा किया, 1.5 लाख पे मान लो आपको साल भर में 8.70 इंटरेस्ट रेट आता है, जो भी आता होगा, एक अंदाज़ा बोलता हूँ, मान लो 15,000 आएगा ना, 15 नहीं आएगा, 13,000 कुछ रुपये आएगा या 14,000 आएगा। तो अगर 13,000 रुपये जो आप इंटरेस्ट कमाओगे साल भर में, वो एकदम फ्री है, वो आपका पैसा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ATC, वही ATC मतलब एग्जम्प्टेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड। तो ये आपको इसमें फ़ायदा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज देखिए एक बार। एडवांटेज, लोएस्ट रिस्क दैन एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कीम्स। इसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न हायर है, टैक्स में बेनिफिट है, प्रोविज़न फॉर ओल्ड एज रिटायरमेंट। ये जो ओल्ड एज रिटायरमेंट वाले तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कीम है। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? लॉन्ग बैक इन पीरियड, 15 साल तक आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं, ये इसमें है। लो लिक्विडिटी, हाँ ये बात तो है। लिक्विडिटी मतलब आपका ये इन्वेस्टमेंट जब 15 साल तक लॉक इन है, तो क्या आपको लगता है कोई बंदा आपसे खरीदने वाला ये इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदेगा? क्योंकि आपसे खरीदेगा फिर तो उसको भी 15 साल वेट करना पड़ेगा ना। तो आपका इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी बहुत कम है। तीसरा जो है बैंक डिपॉजिट्स, ये भी स्कीम बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या है। द टर्म बैंक डिपॉजिट्स रिफर्स टू एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ प्लेस्ड, मतलब इन्वेस्टेड इनटू बैंक अकाउंट। इट इज़ अ सम ऑफ मनी दैट इज़ डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट। हमने बैंक में, इसलिए ये तो सिंपल सा लॉजिक है यार। आपका जो बैंक में खाते वाते खोलते हो ना, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ये इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा है। तो ये तो नॉर्मली हर कोई, आप में से जितने भी लोग होंगे
मेरा खुद का सेविंग अकाउंट है, एफडी भी मेरे पास है, तो इसमें मामूली सबके पास कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है। आप बैंक में, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। इंटरेस्ट रेट इज ओनली 3.5% ना, 3.5% फॉर सेविंग अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट में शायद कुछ 6.5 या 7% है, उससे ज़्यादा कहीं पे नहीं है। रिकरिंग में भी इंटरेस्ट रेट कम है और करंट में भी इंटरेस्ट बहुत कम है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका कि हाईली सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। बैंक में पैसे सेव होते हैं, लेकिन हाँ ध्यान दो, ऐसे बैंक में सेव होते हैं जो बैंक गवर्नमेंट है। प्राइवेट बैंक में तो पैसा अनसेफ ही है आपका, नॉट सेफ एट ऑल। रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको रीजनेबल इन्वेस्टमेंट में 3.5% मिलते हैं अगर सेविंग अकाउंट है, और अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो 6.5-7% पकड़ लो, और क्या। हायर लिक्विडिटी एज मनी कैन बी इजिली विड्रॉन वेन एवर रिक्वायर्ड। हाँ, आपके पास डेबिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं, जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हो। डिसएडवांटेज, नो स्कोप फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें पैसे बहुत कम बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते। रिटर्न भी आपको कम आता है, मैंने आपको बताया 3.5%। चौथा जो स्कीम है वो कंपनी डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट। ये भी बेसिकली एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। Nowadays, fixed deposit are not only accepted by banking institution, fixed deposit are also accepted by companies in order to meet the financial requirement। सिर्फ बैंक में एफडी नहीं होता, प्राइवेट कंपनीज भी आजकल ना एफडी लेने लगी है सबका। और प्राइवेट कंपनी एफडी क्यों लेती है, इससे क्या होता है, लेने से उनका डे टू डे उनका जो है काम चलते रहता है। और एफडी में पैसा अगर आपने लगा लिया तो पता ना लॉन्ग टाइम तक पैसे जमा हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ वाई कंपनी हैड फिक्स deposit placed by investors with companies for a fixed term carrying a prescribed rate of interest। हाँ, एक बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा कंपनी देती है, लेकिन भाई वैसी उसी कंपनी में पैसे लगाना है जो कंपनी डूबे ना, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। इन शॉर्ट, फिक्स डिपॉजिट प्लेस विद बैंक इज नोन एज बैंक फिक्स डिपॉजिट, वेयर एज फिक्स डिपॉजिट प्लेस विद कंपनीज इज नोन एज कंपनी फिक्स डिपॉजिट। दो टाइप के होते हैं। अगर बैंक के साथ आपने एफडी जमा किया तो वो बैंक का हो गया, प्राइवेट कंपनी के साथ किया तो कंपनी का हो गया। कंपनी फिक्स डिपॉजिट ऑफर हाई रिटर्न्स दैन बैंक फिक्स डिपॉजिट। मैंने आपको पहले बोला कंपनी आपको रिटर्न ज़्यादा देती है। बैंक वाला कितना देगा, मैक्सिमम 6.5%, 7%, लेकिन कंपनी वाला 8.5%, 9%, 10%, 12% भी देता है, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। तो कंपनी, ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जहाँ पे रिस्क कम हो बहुत, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अभी ये कंपनी में जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो वो अनसिक्योर्ड होता है। मैंने आपको क्या बोला, अगर प्राइवेट कंपनी है तो अनसिक्योर्ड रहेगा। बैंक क्या होता है, बैंक सिक्योर होता है, बैंक में पैसे डूबते नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप जान जाओ कि पैसे वहीं पे लगाओ जिसकी रेटिंग अच्छी हो, है ना। जो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम पैसे लगाते हैं ना, उसको रेटिंग दिया जाता है। रेटिंग देता कौन है, देयर आर प्राइवेट एजेंसी जो हर एक इन्वेस्टमेंट को रेटिंग देते हैं। अगर AA है, AAA है, AAA है तो बेस्ट है, AAA वाली कंपनी कभी डूबती नहीं। AA है वो भी बेस्ट है, AA, AAA, BBB, BB। ठीक है, ये सब कंपनी अच्छी होती है, इसमें आपके पैसे डूबेंगे नहीं, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको लिखा था ना, मैंने अभी बताया था आपको कि प्राइवेट कंपनी कितना इंटरेस्ट देती है, 9 से लेके 15%, तो मतलब मिनिमम 9% तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 15% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है या चैप्टर में बोल सकता हूँ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक बार वापस से थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग, जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, ये नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट। नॉन मार्केटेबल हम लोग वही मनी मार्केटेबल पढ़ने वाले हैं। तो नॉन मार्केटेबल में पहला पोस्ट ऑफिस का सेविंग स्कीम था। तो पोस्ट ऑफिस जितने भी स्कीम्स देती है सब यहाँ पे थे, एक बार देख लीजिए 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर लूँगा ना, अभी तो फिलहाल थियरी है 3 चैप्टर। थियरी होने के बाद ना मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वापस एक बार कोशिश करूँगा कि जितना भी हमने पढ़ा है सब एक बार मैं रिकैप करूँ। वो रिकैप करने के बाद आगे बढ़ने में तकलीफ़ नहीं होगी, तो ये हमें देखना है एक बार। ठीक है, तो नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट्स में पहला पोस्ट ऑफिस का सेविंग स्कीम है। तो पोस्ट ऑफिस से बहुत सारे आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, पैसे आपको डूबेंगे नहीं। तो आपको जो स्कीम पसंद है, इफ़ यू आर एलिजिबल, आप वहाँ पे पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखा आपने, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। डाउट तो नहीं होना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल।
इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ आपको देखना है कि अगर रिस्की जहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, याद रखना। रिस्क अगर कम है तो रिटर्न भी कम है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचना चाहिए एक बार। देख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बैंक डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट्स सब पढ़ा हुआ हमने, देख लीजिए एक बार 2 मिनट। देख लिया आपने। नेक्स्ट, ठीक है। मनी मार्केट बाद में पढ़ेंगे। ये जो हमने पढ़ा अभी तक नॉन मार्केटेबल सब था, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। मनी मार्केट ये ऐसा स्कीम है जो मार्केट में मिल जाता है आपको। आप जाएंगे मार्केट में, घूमेंगे बैंक वाला या फिर शेयर या फिर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो मनी मार्केट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ा है एक बार आप गो थ्रू करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो डाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये कराऊंगा, और चैप्टर 3 में भी कुछ थियरी है वो भी हम लोग देखेंगे एक बार। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब भी टाइम मिलेगा वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।